संख्या संपूर्ण संख्या यानी कि परफेक्ट नंबर ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंडों का योगफल, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या से दुगने के बराबर होता है, उस संख्या के 2 गुने के बराबर होता है। संपूर्ण संख्या कहलाती है। संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर होता है, यानी कि डबलिंग। ठीक है, जैसे आपने सपोज करो 6 लिया, इसके गुणनखंड कितने हैं दोस्तों? 1 भी है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, ये इसके गुणनखंड हो गए। ठीक है ना। किसी भी संख्या के गुणनखंड आपको अगर फाइंड करने हैं तो जैसे 6 है, 2 से घटा सबसे पहले 2 तिया 3 एकम 3, तो 2 तो ये हो गए गुणनखंड, 2 और 3, एक ये हो गया, और एक और स्वयं होता है उसका गुणनखंड। ठीक है, एक और स्वयं ये तो होते हैं यार संख्या के गुणनखंड, बाकी जिससे घट रहा है वे और उसके गुणनखंड होते हैं। तो इसके गुणनखंड 1 से भी कट जाएगा ये, 1 6 6, 2 से भी कट जाएगा ये, 3 से भी कट जाएगा ये, और 6 से भी कट जाएगा दोस्तों। तो इसके गुणनखंड 4 हुए। और हमने क्या पढ़ी है संपूर्ण संख्या की डेफिनेशन? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल उसके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दुगने के बराबर हो। उस संख्या मतलब है ये संख्या जिसके हम निकाल रहे हैं गुणनखंड। अब इसके गुणनखंडों का योगफल कर लेंगे दोस्तों। गुणनखंडों का योग, योग मतलब जोड़, 1 + 2 + 3 + 6, 6 + 6, इस संख्या से डबल आ रहा है इसका जोड़ 12। ये संख्या कितनी थी दोस्तों? 6, और जोड़ कितना आ गया इनके गुणनखंडों का? 12, यानी कि जो गुणनखंडों का योगफल है इस संख्या से डबल आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। 6 क्या है दोस्तों? परफेक्ट नंबर है। ऐसी 28 क्या है दोस्तों? परफेक्ट नंबर है। कैसे है 28 परफेक्ट नंबर? आप निकाल के देखोगे दोस्तों। इसके गुणनखंड 1 है, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 14 से भी कटेगा, और 28 से भी कटेगा। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो गए। अब आप कहोगे कि ऐसे कैसे निकालोगे? तो आप निकाल के देख सकते हो। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो एक आ गया, 2 भी आ गया, 2 दूनी 4 भी आ गया, 7 भी आ गया, 2 सत्ते 14 भी आ गया। 1 और 28 तो इसके गुणनखंड होने हैं दोस्तों, स्वयं और 1 ये तो गुणनखंड है। बाकी ये 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, 14 से भी कट रहा है। अब इनके अंकों का योग कर लेते हैं गुणनखंडों के। योग इन्हें जोड़ दो, आप देख रहे हो 28 के आपने टुकड़े करे, यानी कि गुणनखंड करे। टुकड़े का मतलब इनके गुणनखंड करे, तो ये आएगी। इनके गुणनखंडों का योग करा आपने, गुणनखंडों का योग करा आपने, तो गुणनखंडों का योग बैठा है 56, यानी कि 28 दूनी 56। संख्या का क्या आ गया? डबल। संख्या तो ये है 28, और इसमें 2 की गुना होकर आता है। यानी कि जब भी आप संपूर्ण संख्या निकालोगे तो संख्या से हमेशा डबल ही आएगा वो नंबर। अगर ये 6 है तो 6 दूनी 12 है, 28 है तो 28 दूनी 56 आ जाएगा। ठीक है,
तो हमारी जो ऐसी संख्याएं हैं, तो दोस्तों एक सवाल ये बनता है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं हमारी? संपूर्ण संख्याएं जो हैं वे संख्याएं होती है जिनके गुणनखंडों का योग करते हैं तो उस संख्या से डबल आता है निकल के। ठीक है, तो ऐसी जो है हमारे पास कुल कितनी संख्या है, क्वेश्चन ये बैठता है। ठीक है ना। छह होगी, 28 होगी, 496 होगी, 8128। तो दोस्तों ऐसी संख्याएं केवल हमारे पास 4 होती हैं जो संपूर्ण संख्याएं होती हैं। कंप्लीट यानी कि परफेक्ट नंबर जो होते हैं वे केवल 4 होते हैं, 6, 28, 496, 8128। ठीक है, अगर आप इनके फैक्टर करोगे और इनके फैक्टरों को गुणनखंडों का योग करेंगे तो इन संख्याओं से डबल ही आएंगे। ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं होती हैं। तो संख्याओं के बारे में आपको काफी विस्तार से जानकारी होगी, इनको आपको बार बार पढ़ना है। अभी ये केवल शुरुआत थी, अभी चैप्टर नहीं शुरू हुआ है। चैप्टर शुरू करने के लिए हमें अब स्टार्ट करना पड़ेगा नए सिरे से। इन संख्याओं के बारे में आपका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कौन सी संख्याएं कैसी है, सम कैसे है, विषम कैसी है, अभाज्य है, भाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है, जुड़वा भाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो इन सारी संख्याओं के बारे में आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी था। अब जो हमारा मेन टारगेट है संख्या पद्धति, अब आपको संख्या रेखा के बारे में बताया जाएगा। दोस्तों संख्या रेखा, नंबर लाइन क्या होती है, तो संख्या रेखा के बारे में हम देखेंगे। नंबर लाइन, संख्या रेखा, क्योंकि संख्या पद्धति चैप्टर में संख्याओं का इसमें ज्यादा ही महत्वपूर्ण रोल है, तो इस वजह से संख्या रेखा के बारे में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसको देखते हैं क्या होता है। ये एक सीधी रेखा खींच दी है, टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल यहाँ समझ में आएगा। तो ये संख्या रेखा है, इस पर नंबर जो है लिखे जाते हैं संख्या रेखा के ऊपर। तो बीच में सबसे 0 होता है, इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपके दाएं तरफ जो है ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना, दाएं तरफ। और जो आपके बाएं तरफ है यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और ये जो संख्या रेखा होती है इसकी कोई लिमिट नहीं होती है दोस्तों। इधर भी कहीं तक बढ़ाई जा सकती है, इधर भी कहीं तक बढ़ाई जा सकती है। यानी कि संख्या रेखा पर -∞ टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये नंबर चलते रहते हैं। ठीक है, अब हमें बारी बारी से देखेंगे कि कितने नंबर कौन कौन से होते हैं। अब आपने सबसे शुरू में पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से जो शुरू होती है ना, प्राकृतिक संख्या बोले जाते हैं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं या गिनती में आने वाली संख्याएं, काउंटिंग नंबर, गिनने वाली संख्याएं। एक से जो शुरू होती है दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं या गिनने वाली संख्याएं, क्योंकि हम इनका ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं कि 10 मीटर डोरी दे दीजिए, 15 रुपए का ये दे दीजिए, जो भी हम यूज करते हैं सबसे ज्यादा जो गिनने वाली संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ही हमारे जो डेली यूज करते हैं हम जिनका वर्डों का, वो इन्हीं की यूज होती है केवल। ठीक है ना, ये होती है प्राकृतिक संख्याएं। अगर 0 को मिला देते हैं दोस्तों तो ये बोली जाती है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं 0 से। और 0 से इधर भी बोली जाती है नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव।
-1 से जो इधर बोली जाती है दोस्तों, ये बोली जाती है ऋणात्मक पूर्णांक। और 1 से जो बोली जाती है ये धनात्मक पूर्णांक। एक से देखो, 1 से कितनी सारी बोली जा रही है, प्राकृतिक संख्या भी 1 से शुरू होती है, धनात्मक पूर्णांक भी 1 से शुरू होता है, गिनने वाली संख्याएं भी होती हैं, ठीक है। और अगर 0 मिला देंगे धनात्मक पूर्णांक में तो ये पूर्ण संख्या है, ठीक है, होल नंबर कहलाई जाती है। तो संख्या रेखा इस तरह से शो करा जाता है। संख्या रेखा को एक तरफ धनात्मक होती है, एक तरफ ऋणात्मक होती है और बीच में शून्य होती है, इसको हम संख्या रेखा कहते हैं। इस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आधारित हैं जो हमारा फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति का, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि संख्या रेखा होती क्या है। तो संख्या रेखा, इनको तो मैंने आपको केवल समझाया है कि 1 से शुरू होंगी, ये तो मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। लेकिन ये संख्या रेखा जो शो करेंगे एक सीधी लाइन पर नंबर लिख देंगे, इधर पॉजिटिव दाईं तरफ, बाईं तरफ नेगेटिव ऋणात्मक, बीच में शून्य रहता है। तो इसको हम एक संख्या रेखा कहा जाता है, नंबर लाइन, ठीक है। अब इसमें जो है ये तो हो गया आपका दोस्तों। अब चलते हैं जो हमारा मेन है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। वहां पे तो आपको बताया जाता है उसकी डेफिनेशन, लेकिन यहां पे आपको पूरा बताया जाएगा। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, 2 तरह की होती है ये। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं जो है हमारे दोस्तों, वो 2 पार्टों में डिवाइड है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या दोस्तों मैंने बताया था वहां पर जो डेफिनेशन लिखवाई थी आपको लास्ट वीडियो में। परिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां इसकी 2 शर्त थी, क्या क्या थी कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक जो है ये टोटल पूर्णांक है, जो संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित करते हैं इसे हम पूर्णांक बोलते हैं। पूरी रेखा को संख्या रेखा भी बोलते हैं, और ये पूर्णांक है। पूरी रेखा जो है क्या है, पूर्णांकों से भरी पड़ी है पूरी रेखा। तो परिमेय संख्या की 2 कंडीशन थी कि P बटे Q की फॉर्म में होना चाहिए वो, और P बटे Q के रूप में हो, और P और Q दोनों पूर्णांक और Q का मान शून्य ना हो दोस्तों। ये स्पेशल हमें ध्यान रखना है। अब इसमें क्या होता है, इसके दशमलव प्रसार होते हैं। इसमें जो होते हैं दशमलव प्रसार होते हैं, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंड, ठीक है दोस्तों। शांत दशमलव प्रसार, शेष हमेशा शून्य रहता है इसका। शून्य। परिमेय संख्या की पहली कंडीशन क्या है, शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार यानी के टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंड, यानी के शेष फल हमेशा शून्य रहेगा इसका, शांत दशमलव प्रसार का। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों इसकी, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, शेष शून्य नहीं रहता है। देखो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की डेफिनेशन आपको बता दी गई थी, P बटे Q के रूप में होना चाहिए। अब परिमेय संख्या की 2 कंडीशन होती है, इसके दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं, ये हमको जानना बेहद जरूरी है।
परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शेषफल हमेशा शून्य रहता है इसका। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, शेष शून्य नहीं रहता है इसका। ठीक है, अशांत। अशांत दशमलव प्रसार यानी कि एक तो शांत हो गया और एक अशांत हो गया। इसमें शेष शून्य रह ही रहता है। शांत का मतलब आप दोस्तों वैसे भी सिंपल तरीके से लगा लो। आप अगर आपने एक क्लास में कोई बच्चा बैठा है और वो ज्यादा शोर मचा रहा है और टीचर ने उसकी पिटाई कर दी कि तुझे शांत बैठना है, बोलना नहीं है, बोलेगा तो बहुत जबरदस्त पिटाई होगी। तो बच्चा क्या है, वो पिटाई सहता है और चुपचाप बैठ जाता है, निर्जीव एकदम, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, शांत हो गया बिल्कुल। ठीक है, एक होता है अशांत। एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है, उसकी पिटाई करी, उसे कहा बैठ जा, अब बोलना नहीं दिया, लेकिन उसने क्या थोड़ी देर बाद फिर हरकत शुरू कर दी, फिर अपने मूवमेंट कर दिए, फिर छेड़ा खाने शुरू कर दी, तो उसे अशांत। ठीक है, इसमें शेषफल शून्य, जब वो बिल्कुल आराम से बैठ जाएगा तो बिल्कुल रिलैक्स हो गया। ठीक है, इसमें शेषफल शून्य नहीं होता। अब इनके समझिए कैसे। जैसे दोस्तों तुमने कहा 2/5 है। ठीक है, सबसे पहली शर्त क्या है परिमेय संख्या की, p बटे क्यू के रूप में होनी चाहिए, हमारा p बटे क्यू के रूप में। दूसरी शर्त क्या है, दोनों पूर्णांक होने चाहिए, 2 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। देखो 2 भी नंबर लाइन पे आ रहा है, 5 भी नंबर लाइन पे आ रहा है, दोनों पूर्णांक है। तीसरी शर्त क्या है कि बटे का जो क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बटे में है ये p है, क्यू है, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो 0 नहीं है, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 5 को। कैसे करेंगे, 5 को 2, लेकिन ये तो भाग नहीं हो सकता दोस्तों इससे 5, 2 तो छोटी संख्या है, तो हमने क्या करा, दशमलव लगा दिया, यहाँ पे 0 उतार लेंगे, 5 चौक, शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया दोस्तों, आ गया शून्य। तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव प्रसार। अब इसका आगे कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसके जगह हम पे लिख सकते हो आप 1.25, 0.4, 0.76, कितने भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं दोस्तों। यानी कि यहीं पे शांत हो गया, अब इसको आगे कुछ नहीं किया जा सकता, कोई इसका सॉल्यूशन नहीं हो गया, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, जैसे बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। अब बता अशांत दशमलव प्रसार। अशांत यानी कि जो शांति न रहे, उसे तो कुछ ना कुछ करना है, हमेशा खत्म ही नहीं होना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, जैसे आपने लिया, आपने कह दिया कि 1/3 है, p बटे क्यू का रूप तो है इसका, p बटे क्यू का रूप तो है इसका, दोनों पूर्णांक भी है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और क्यों 0 भी नहीं है दोस्तों। देखो नीचे की संख्या कोई 0 थोड़ी ना है, तो हमारी परिमेय संख्या की कंडीशन तो पूरी होगी, p बटे क्यू का रूप हो गया, दोनों संख्या पूर्णांक होगी और q का मान 0 नहीं है। अब इसे डिवाइड करना है, हमें भाग देना है, लेकिन ये भाग नहीं दिया जा सकता क्योंकि ये क्या है, छोटे नंबर है। तो क्या करते हैं उस स्थिति में, हम दशमलव लगा देते हैं दोस्तों। दशमलव लगाने के बाद यहाँ पे 0 लगा दो, 3 तिया 9, क्या बचेगा 1, फिर तुमने 0 बढ़ा दी। दशमलव लगाने के बाद एक 0 अपने पास से हर बार बढ़ा सकते हैं, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर हमने 0 बढ़ा दी दोस्तों, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर हमने 0 बढ़ा दी दोस्तों, 3 तिया 9, फिर 1 बचा। तो दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा हर बार शेष बच रहा है। हमने क्या कहा था, शेष शून्य नहीं रहता, शून्य नहीं आने का इसमें कभी भी शेष। अशांत, ये शांत नहीं बैठा, ये अशांत है, चलता रहा, कुछ ना कुछ करता रहेगा। तो यानी कि अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब ये था दोस्तों, ये रिपीट हो रहा बार बार। क्या हो रहा, रिपीट हो रही है संख्या। ठीक है ना, आपने भाग दिया तो कोई संख्या ऐसी रहेगी जो बार बार आपको रिपीट होती दिखाई देगी। तो यहाँ पे 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि शेषफल इसका एक ही बचता जा रहा है हर बार, तो वही संख्या रिपीट हो रही। तो ये ऐसी संख्याओं को दोस्तों हम बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आवर्ती मतलब ये बार बार रिपीट होना, जो बार बार आ रही है संख्या हमारी है, इसको आवर्ती कहा जाता है, बारंबारता या आवर्ती। तो इसको हम दोस्तों इस तरह से भी शो कर देते हैं, जैसे ये हमारी आ रही है, चलती जा रही है, हमें नहीं पता कहां से चलती जा रही है, डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम संख्या, जो संख्या रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं दोस्तों,
उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। इसका मतलब होता है, बार का मतलब अगर खोलोगे आप, जिसके ऊपर बार लगा होगा वो संख्या रिपीटिंग होगी। अगर बार किसी संख्या के ऊपर लगा, अगर तुमने कोई क्वेश्चन देखा कि 0.23 के ऊपर बार लगा, दो संख्या है, 0.23 के ऊपर बार लगा है, कितनी संख्या दोस्तों? ये दो। तो इस तरह है ये जो संख्या है बार बार रिपीट हो रही है, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 चलती जा रही है। तो ये कैसी संख्या है दोस्तों? अशांत, से शून्य नहीं रहता है कभी भी इसका। तो इन्हें जो है इस संख्या को इस तरह से दर्शा देते हैं, 0.33333 डॉट डॉट डॉट, 0.2222 डॉट डॉट डॉट, 0.131313 डॉट डॉट डॉट। यानी कि ये संख्याएं पुनरावृत्ति करती रहती है अपने खुद की। जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 बार बार अपनी की खुद की पुनरावृत्ति कर रहा है, 3 2। तो ये अशांत दशमलव प्रसार होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो है आवर्ती बार बार वही अंक आता रहता है। तो परिमेय संख्या में दो प्रकार के प्रसार होते हैं, शांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। शांत यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट हो रहा बार बार, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इनको हम बोलते हैं, मैथमेटिक्स में एक नाम और दे रखा है दोस्तों इसको, अशांत दशमलव प्रसार को अनुमासानी आवर्ती। अनुमासानी आवर्ती, अनुमासानी का मतलब यहाँ पे दोस्तों ये वर्ड अजीब जरूर है पढ़ने में, लेकिन इसका मीनिंग यही है, अशांत आवर्ती, ठीक है ना। अशांत दशमलव प्रसार जो है वो अनुमासानी को ही बोलते हैं। ये प्योर हिंदी का वर्ड है इसका, अनुमासानी। और ये भी अशांत आवर्ती, थोड़ा समझने में आसान है, ये थोड़ा समझना, लेकिन ध्यान नहीं रखना, अगर अनुमासानी वर्ड आता है तो उसका अशांत ही है, ठीक है ना। तो शांत, अशांत या अनुमासानी आवर्ती, ये दो प्रकार के होते हैं। दोनों मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। जिनमें दशमलव शून्य हो जाएगा, शेषफल जिसका शून्य आ जाएगा वो शांत, और जिसका शेषफल शून्य नहीं आएगा वो अशांत। ये परिमेय संख्या के दो एक्सपेंशन होते हैं, दो प्रसार होते हैं, दो तरह के। अब आ जाते हैं दोस्तों अपरिमेय संख्या। ठीक है। तो एक तो आता है इसमें अपरिमेय संख्या क्या होता है, पहले दोस्तों ये पता होना चाहिए। अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सबसे पहली तो बात यह है, इन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं और इन्हें p बटे q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, तो वे हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या में दोस्तों कौन कौन सी आती है? जितनी भी करणियां है हमारी, करणियां, ठीक है ना, जितनी भी करणी है हमारी वे सारी अपरिमेय आती है। जितने भी मैथमेटिकल सिंबल हैं, जैसे जी हो गया, पाई हो गया, थीटा हो गया, जिनकी कुछ वैल्यू होती है मतलब, ठीक है ना, तो ये सारी अपरिमेय संख्या में काउंट होती है। ठीक है। जो करनी है वे, और जो मैथमेटिकल सिंबल है जिनकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे जी की वैल्यू होती है हमें फिजिक्स में 9.8, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है ना, तो वे सारी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसमें देखो सबसे पहला है अनुमासानी अनावर्ती। देखो यहां तक अनुमासानी आवर्ती, आवर्ती का मतलब बार बार रिपीट होना। यहाँ पे अनुमासानी अनावर्ती, अनुमासानी का मतलब तो अशांत से है, यानी कि ना तो वे नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉट रिपीटिंग है। ना तो वे रिपीट हो रहे और ना ही वे टर्मिनेट हो रहे, ना तो खत्म हो रहे हैं और ना ही वे रिपीट हो रहे हैं, ना ही बार बार वे आ रहे हैं,
उन्हें बोलते हैं अनुसानी आवर्ती। पहली तो ये आती है इसमें, अनुसानी अनावर्ती प्रसार। ठीक है दोस्तों, कुछ संख्या ऐसी होती है कि वे चलती रहती है। ठीक है, जैसे आपने लिया 1.01, 001, 001, 4 टाइम 0 1, ये चलती रहेंगी दोस्तों इसे। तो ना तो ये रिपीट हो रही, देखो रिपीट का मतलब है सेम वही 2 3 आ रहा तो 2 3 2 3 2 3 2 3, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है 0 1 आ गया यहाँ पे, और अब 001 आ गया। अब ये रिपीट नहीं हो रही है, अब ये बार बार नहीं आ रही है संख्या तो जरूर आपको लग रही है कि 0 1 ही आ रहा है, लेकिन उनका जो बीच का डिफरेंस है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे बीच का डिफरेंस नहीं बढ़ेगा, इस चीज को स्पेशल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 2 0 के बाद 1 है, यहाँ पे 3 0 के बाद 1 है, यहाँ पे 4 0 के बाद 1 है। इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वे आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ना तो ये टर्मिनेट हो रही, खत्म हो रही है, ना ये बार बार रिपीट हो रही है कि बार बार वही संख्या आ रही है, बीच में गैप बढ़ता जा रहा है इनके, आप देख रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं को दोस्तों बोला जाता है अनुसानी अनावर्ती प्रसार। ठीक है ना, अशांत अनावर्ती प्रसार, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है 1.73 173 1173 1173 4 टाइम्स 173। देखो इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये अपरिमेय संख्याओं में शामिल की जाती है। इसका जो दूसरा पार्ट होता है न तो पूर्ण वर्गमूल, न तो पूर्ण घनमूल, और दोस्तों लास्ट है पाई। तो ये अपरिमेय संख्या जो है 4 प्रकार के इनमें प्रसार होते हैं। अनुसानी अनावर्ती प्रसार, न तो ये पूर्ण वर्गमूल हो, न ये पूर्ण घनमूल हो, और पाई मैंने कहा था ना मैथमेटिकल सिंबल जो होते हैं जिनकी कुछ वैल्यू होती है, जैसे पाई की वैल्यू 22/7, जी की वैल्यू 9.8 होती है, ई की वैल्यू भी होती है कुछ ई। ठीक है ना, इनको जो है अपरिमेय संख्याओं में रखा जाता है। ना तो पूर्ण वर्गमूल, जैसे √2 है, अब आप इसके फैक्टर कर लो, बाहर नहीं निकलेगा, इसके अंदर ही रहेगा। √3 है, ये बाहर नहीं निकलेगा, इसके अंदर ही रहेगा। √5 है, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। √6 है, √7 है, √111 है। ठीक है ना, कोई भी संख्या ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पे √4 लिख दिया तो आपको पता है इसको 2 × 2 लिख लेंगे, दोनों संख्या एक सी होगी तो एक बाहर निकल जाएगी। तो इसको परफेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्गमूल। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखा, न तो पूर्ण वर्गमूल हो, पूर्ण वर्गमूल नहीं होने चाहिए दोस्तों। ठीक है ना, न पूर्ण घनमूल होने चाहिए। यहाँ पे ये पूर्ण वर्गमूल हो गया, जिसके पेयर बन जाए वो पूर्ण वर्गमूल होता है। ठीक है ना, कोई भी संख्या है, जैसे आपने ले लिया 25 ले लिया सपोज करो, तो 25 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 5 × 5, 1 5 बाहर आ जाएगा। वर्गमूल में से, जोड़े में से बाहर आ जाता है अगर वर्गमूल है दोस्तों। वर्ग मैंने पीछे बताया था जब आपको सिखाया था, पूर्ण घन संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या। वर्ग का मतलब 2 होता है और घन का मतलब 3 होता है। तो इसने पहले कह दिया कि न तो पूर्ण वर्गमूल हो, तो ये देखो इनके जोड़े नहीं बनने कोई से के भी। आप 7 ले लो, 7 तो क्या जोड़ा बनाओगे, कोई है नहीं इसका फैक्टर। ठीक है ना, अब आपने 25 लिया, 25 को क्या लिखोगे आप, 5 × 5 जोड़ा बन गया, इसका पेयर एक युग्म बन गया, और वर्गमूल है तो एक बाहर आ जाएगा अंडर रूट में से। ठीक है ना, अंडर रूट के बारे में बताएंगे आपको। यहां पे ले लिया आपने 144 ले लिया, इसके टुकड़े कर लिए, टुकड़े करने फैक्टर करने तो 12 बाहर आ गया। ये सारे क्या है, पूर्ण वर्गमूल है। उसने कहा पूर्ण वर्गमूल नहीं होने चाहिए, तो ये भी क्या आ जाएंगे, अपरिमेय। मैंने बोलते हैं करनी, इन्हें कहते हैं करनी। ठीक है ना, घनमूल हो, वर्गमूल हो,
और बड़ी संख्याओं के मूल हो, ठीक है ना, तो उन्हें करनी बोला जाता है। वो कह रहा न तो पूर्ण घनमूल हो, जैसे आपने 4 लिया, घनमूल में 3 का निशान लगा देते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 2 का निशान अंडरस्टूड रहता है, उसे लगाओ या ना लगाओ। लेकिन अगर 2 का निशान कोई और निशान लग रहा तो फिर वो उसी के हिसाब से बोला जाएगा, और नहीं लग रहा तो वो केवल वर्गमूल बोला जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 लगा दिया और मैंने यहाँ पे 4 कह दिया, यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया, यहाँ पे 5 कह दिया, यहाँ पे मैंने घनमूल में 3 लगा दिया और यहाँ पे कह दिया 50, ठीक है। यहाँ पे निशान लगाना पड़ेगा आपको घनमूल का, वर्गमूल का निशान लगाने की जरूरत नहीं। और किसी भी मूल का निशान है तो लगेगा, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी बड़ी हो, कितनी बड़ा मूल हो, ये घनमूल है, ठीक है। तो न तो पूर्ण घनमूल, अगर यहाँ पर पूर्ण घनमूल कैसे होता है ये भी पता होना जरूरी है। तो देखो, जैसे आपने यहाँ पे लगाया, ये 3 लगाया आपने, यहाँ पे 8 लिख दिया, तो घनमूल में हम 3 के जोड़े, 3 के पेयर बना, 3 के बनाते हैं हम। यहाँ पे 3 है तो 3 का ही बनेगा, तो 3 बन गया, इसके एक बार आएगा। इसे बोलते हैं पूर्ण घनमूल, ठीक है ना। ये 3 थे और 3 ही यहाँ पे बनेंगे। यहाँ पे 2 होते थे वर्गमूल में तो 2 का जोड़ा बनता था, यहाँ पे 3 है तो 3 टुकड़े करने पड़ेंगे, 3 फैक्टर करने पड़ेंगे हमें, तभी वो बाहर निकल कर आ पाएगा। अब जैसा आपने लिया 125, तो अब इसके टुकड़े करे तुमने, तो इसका 5 आंसर आ गया, तो ये निकल गया बाहर। जब बाहर निकल जाएगा तो ये संख्या कैसी हो जाएगी दोस्तों, ये तो P बटे Q के रूप में आ जाएंगे ना। ये जो संख्या है ये कैसी होगी, P बटे Q के रूप में। और हमारी क्या डेफिनेशन है अपरिमेय संख्या की, ऐसी संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम P बटे Q के रूप में नहीं ले सकते हैं। अब तुम कह रहे होंगे हम तो ऐसे लिख देंगे P बटे Q के रूप में कि ये तो ये √2 है, इसके नीचे तो 1 लगा दो, आपने बताया था। एक तो किसी के भी नीचे ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है आपकी। लेकिन उसकी एक शर्त भी बताई थी मैंने दोस्तों आपको, क्या बताई थी, ऐसी संख्या जिन्हें P बटे Q के रूप में ले सके, परिमेय संख्या होती है। लेकिन P और Q कैसे होनी चाहिए, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। हमारा क्या P पूर्णांक है यहाँ पे, नहीं ना, क्योंकि पूर्णांक ये है, ये जो पूर्णांक है वो ये है। धनात्मक पूर्णांक 1 से शुरू, इधर से ऋणात्मक पूर्णांक -1 से शुरू, और 0 भी हमारा पूर्णांक है। अब यहाँ पे लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, P बटे Q का रूप तो जरूर है ये, ठीक है ना। लेकिन हमारी जो अगली 2 शर्तें हैं उनको भी हमें फॉलो करना है। 3 शर्तें होती है परिमेय संख्या की, P बटे Q के रूप में होना चाहिए, P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और Q का मान 0 नहीं होने चाहिए। ये बात बिल्कुल अपने दिमाग में जला दो, इसको हर टाइम जलाए रखो इस चीज को, तभी ये समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पे तो बात ठीक है तुम्हारे केस हमने P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q को लिख दिए। लेकिन अगली शर्त ये फॉलो ही नहीं कर रहा हमारी, क्या है, P और Q दोनों पूर्णांक है। Q तो पूर्णांक है लेकिन P पूर्णांक नहीं, क्योंकि P इस लाइन पे नहीं आ रहा है, संख्या रेखा पर कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये हमारी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसे तो हमारी ये सारे संख्याओं के बट्टे में 1 1 1 लिख देंगे, तो P बटे Q हो जाएंगी। लेकिन पूर्णांक होना भी बेहद जरूरी है, ठीक है ना। तो ऐसी ये संख्या इनके बटे 1 1 लिख देंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब पाई, अगर कोई सिंबल है उसकी कोई वैल्यू होती है, जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, तो 22/7 आपका परिमेय संख्या तो है, उसे इधर से लिख दोगे। लेकिन अगर पाई है तो पाई की वैल्यू आप इधर ही लिखी जाएगी परिमेय संख्या में। उसका क्या कारण है, हम लिखी जाएगी इधर, उसके बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपके सारे डाउट छोटे से छोटे बिल्कुल क्लियर करे जाएंगे।